हेलो दोस्तों। एक अल्जाइमर से बीमार पुलिस ऑफिसर 10 साल पुरानी मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, मगर हर पल मिस्ट्री के साथ उलझन भी बढ़ती जाती है और एंड में जब सच्चाई सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो चलो इस मर्डर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉय को अल्जाइमर है, उसे कुछ याद नहीं रहता, तो हर चीज की इंस्ट्रक्शंस उसने जगह जगह पे चिपकाई है। 10 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट की वजह से वो 9 साल कोमा में था। कोमा से बाहर आने के बाद वो अपनी पिछली पूरी मेमोरी गवा चुका था, तो उस पे मेमोरी रिकवरी की ट्रीटमेंट चल रही है। किसी जमाने में काबिल पुलिस ऑफिसर रहा रॉय अब गुमनाम जिंदगी जी रहा है। उसके लिए उसके आसपास की सारी दुनिया नई है। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने उसे जिक्सॉ पजल खेलने की सलाह दी है ताकि उसका दिमाग एंगेज रहे। उसके ब्रेन का ऑपरेशन करके उसमें स्टिमुलेटर बिठाए गए हैं जिससे उसका ब्रेन रीजनरेट हो। रॉय को अपने माँ बाप का नाम तक याद नहीं। ऐसे में एक दिन उसे एडवोकेट एमिली का फोन आता है जो पहले उसके साथ काम कर चुकी है। अब रॉय को कोई एमिली याद नहीं। एक पुरानी केस के सिलसिले में वो उससे मिलना चाहती है, तो रॉय उससे मिलने जाता है। एमिली बताती है कि केस किसी आइजैक नाम के कैदी को लेके है। रॉय को आइजैक नाम का कोई शख्स याद नहीं। एमिली बताती है कि 10 साल पहले आइजैक को डॉक्टर जोसेफ वाइडर के मर्डर में दोषी पाया गया था। 1 महीने बाद इस आइजैक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी मौत दी जाएगी। तो आइजैक रॉय से मिलना चाहता है क्योंकि उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन रॉय ने की थी। तो अब घर आके रॉय अपने उस पुराने केस की फाइल की कॉपी निकालता है। उसने अपने सभी केसेस की फाइल बना के रखी है। वो डॉक्टर वाइडर के फोटो को देखता है। फोटो देख के ऐसा लगता है कि वाइडर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह मारा है। वाइडर का वाटरफोर्ड कॉलेज के उसके क्वार्टर हाउस में बेसबॉल की बैट से मर्डर किया गया था। पुलिस को क्राइम सीन पे मर्डर वेपन नहीं मिला। तो अब दूसरे दिन रॉय आइजैक को मिलने जेल जाता है। आइजैक डिप्रेस होकर रॉय से कहता है कि पिछले 10 साल से मैं जेल में सड़ रहा हूँ और अगले महीने मुझे मौत मिलने वाली है उस गुनाह के लिए जो मैंने नहीं किया। रॉय उससे पूछता है तो फिर तुमने कन्फेस क्यों किया और अब 10 साल बाद तुम्हें अचानक एहसास कैसे हुआ कि तुम बेगुनाह हो? आइजैक कहता है कि मैंने कन्फेस किया नहीं, तुम लोगों ने मेंटली टॉर्चर करके मुझसे झूठा बयान लिखवाया। आइजैक के फिंगरप्रिंट्स वाइडर के पूरे घर में पाए गए थे। रॉय पूछता है तुम उसके घर क्यों गए थे? आइजैक बताता है कि वाइडर की मौत के 1 साल पहले चोरी के इल्जाम में मुझे पकड़ा गया था। मैंने कोर्ट में बताने की कोशिश की कि ड्रग्स के नशे में मुझसे वो गलत काम हुआ, मगर एज ए साइकेट्रिस्ट वाइडर ने कोर्ट में बयान दिया कि चोरी करना मेरे जैसे क्रिमिनल्स की फितरत है। मैं तब बस 18 साल का था। मुझे 1 साल की सजा हुई, तो जेल से बाहर आते ही बदला लेने के इरादे से मैं वाइडर के घर पहुंचा। मैं घर गया तब उसका केयरटेकर जा रहा था। मैं पीछे के दरवाजे से घर गया, तभी फ्रंट डोर से कोई अंदर आया। उस शख्स ने लगातार वाइडर पे हमला करके उसे मार दिया। मैं कबर्ड के पीछे छुपा था, तो मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाया। अगर वाइडर की सच्चाई जानना चाहते हो तो रिचर्ड फिन से पूछ लो। रॉय को रिचर्ड भी याद नहीं। आइजैक बताता है कि 2 महीने पहले वो मुझसे मिलने जेल में आया था। वो वाइडर के मर्डर पे बुक लिख रहा है। आइजैक रॉय से कहता है कि सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो क्योंकि तुम ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, वरना मेरी मौत तुम्हारे सर होगी। रॉय वाइडर मर्डर केस के पेपर चेक करता है तो उसे दिखता है हर केस पे सिर्फ उसके पार्टनर जिमी का सिग्नेचर है, उसका नहीं। हालांकि हर केस पे 2 डिटेक्टिव काम करते हैं। दूसरे दिन रॉय जिमी से मिलने उसके घर जाता है। इतने साल बाद रॉय को देख के जिमी सरप्राइज होता है। जिमी की बातों से पता चलता है कि कभी रॉय अल्कोहलिक था और उसी नशे में उसका एक्सीडेंट हुआ था। रॉय जिमी से कहता है कि उसकी मेमोरी चली गई है, उसे कुछ याद नहीं। जिमी बताता है कि उसकी वाइफ की कैंसर से हाल ही में मौत हुई, मगर उसके इलाज के लिए उसे डिपार्टमेंट के हेल्थ फंड से एक भी पैसा नहीं मिला। अब रॉय आइजैक केस के बारे में जिमी से बात करता है। वो जिमी से कहता है कि आइजैक से बात करते हुए उसे ऐसा लगा उसने वाइडर का मर्डर नहीं किया। वो जिमी से पूछता है कि क्या वो किसी रिचर्ड फिन के बारे में जानता है जो वाइडर मर्डर केस पे बुक लिख रहा है, क्योंकि इस फिन के फिंगरप्रिंट्स भी वाइडर के घर में हर जगह पाए गए, तो उसे इंट्रोगेट क्यों नहीं किया गया? जिमी उससे कहता है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? रॉय उससे कहता है कि ब्रेन को खुराक मिले, इसलिए वो आइजैक के इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उसे ब्रेन एक्टिव रखने को कहा है। जिमी रॉय को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी जो हो सके मदद करेगा। रॉय को ये बात सता रही है कि क्या दुनिया में उसका कोई नहीं, ना वाइफ ना बच्चे। इतने साल वो कोमा में था, क्या उसे वहां देखने कोई नहीं आया? उसे बॉक्स में एक फोटो फ्रेम मिलती है जिसका कांच टूटा हुआ है, जो उसके मैरिज की फोटो है।
वो देख के उसे थोड़ा कुछ याद आता है। वो फोटो देखने जाता ही है कि तभी उसे जिमी का फोन आता है कि उसे फिन का पता चला है। दोनों मॉर्ग में जाते हैं जहाँ फिन की डेड बॉडी पड़ी है। फिन उसके घर में डेड पाया गया था। फेंटेनाइल के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। फेंटेनाइल मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल ड्रग्स है। रॉय फिन के बॉडी को चेक करके बताता है कि फिन ड्रग एडिक्टेड नहीं था, शायद किसी ने उसकी बॉडी में ये ड्रग्स इंजेक्ट किया है। तभी रॉय को याद आता है कि 10 साल पहले इन्वेस्टिगेशन के वक्त उसने फिन को मर्डर के दूसरे दिन ही वाइडर के घर देखा था। फिन ने अपने बयान में कहा था कि मर्डर के वक्त वो उसके घर था, मतलब उसका कोई ठोस अलाबाई भी नहीं था, जो शक की बात है। जिमी कहता है आइजैक का क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। वाइडर का मर्डर करने का उसके पास मोटिव भी था और उसने मर्डर कन्फेस भी किया है। अब चूंकि फिन मर चुका है तो इन्वेस्टिगेशन का यही पे डेड एंड होता है। रॉय उससे कहता है इंसान मरता है मगर उससे जुड़ी वारदातें नहीं मरती। तो अब रॉय फिन के फ्यूनरल सेरेमनी में जाके फिन के भाई स्टीफेन से बात करता है। स्टीफेन रॉय को उस बुक की मैन्युस्क्रिप्ट देता है जो खत्म करने के पहले ही फिन की मौत हुई। बुक का टाइटल होता है बुक ऑफ मिरर्स। स्टीफेन बताता है कि ये बुक नहीं, फिन की डायरी है जिसमें उसने अपनी खुद की स्टोरी बयान की है। इसमें एक लड़की का जिक्र है जिससे फिन ऑब्सेस था। फिन पिछले 10 साल से काफी डिस्टर्ब था। रात को रॉय फिन के उस बुक को पढ़ना शुरू करता है। फिन ने लिखा होता है कि वाटरफोर्ड कॉलेज के उस फंक्शन से इन सब घटनाओं की शुरुआत हुई। फंक्शन के उस क्राउड में वो थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। लॉरा उसका नाम था। उसमें कुछ तो डिजायरेबल बात थी जिसकी वजह से मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। न्यूरो साइंस और मैथ्स में लॉरा ने डिग्री हासिल की थी। अ ब्यूटी विद ब्रेन उसने भी मुझे नोटिस किया था। दो ऑड लोग एक दूसरे से मिले। कहा जाता है दो ऑपोजिट पॉइंट में ही अट्रैक्शन होता है। हमारी बातचीत एक दूसरे को ताना देने से शुरू हुई। देखते देखते हम में दोस्ती हो गई। लॉरा ने मुझसे कहा कि वो मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन पे रिसर्च कर रही है, मतलब जो पेशेंट अपनी मेमोरी गवा चुके हैं उन्हें किस तरह की थेरेपी से उनकी मेमोरी वापस मिल सकती है। वो कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी। उसके उस रिसर्च में प्रोफेसर वाइडर उसकी हेल्प कर रहा था। उस रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हमने वो रात एंजॉय की। प्ले के दरमियान मैंने महसूस किया वो थोड़ी साइको भी है। उस रात के बाद हम दोनों लिव इन में रहने लगे। मैं नॉवेल लिखना चाहता था। मेरे फिक्शन आइडियाज को लॉरा ने इनकरेज किया। तभी मुझे पता चला मेरे डैडी की मौत हो चुकी है और अब मम्मी मेरे आगे की एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकती। तो ऐसे में लॉरा मेरी मदद करने सामने आई। उसने मुझे प्रोफेसर वाइडर से मिलाया जो अपने बुक लाइब्रेरी को सिस्टमैटिकली और डिजिटली अरेंज करना चाहता था। मैं किसी इंसान की जिंदगी को लेके उस पर नॉवेल लिखना चाहता था। वाइडर भी इस बात से सहमत था कि असली इंसानों की लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, उसमें ज्यादा मिस्ट्री होती है। बातों बातों में वाइडर मेरे दिमाग को टटोलने लगा जो मुझे ज्यादा अनकंफर्टेबल करने लगा, मानो मैं उसका गिनी पिग हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी। वाइडर ने काम के लिए $500 पर वीक का ऑफर किया जो मेरे लिए काफी थे। मैंने दूसरे ही दिन से काम शुरू किया। बुक्स को अरेंज करते करते मैं उन्हें पढ़ने भी लगा। उसी दरमियान मेरी मुलाकात वाइडर के केयरटेकर डेवेन से हुई। वाइडर के कलेक्शन में कुछ एंटीक बेसबॉल बैट थी जिस पर बेसबॉल प्लेयर के सिग्नेचर थे, तो उनकी प्राइस भी ज्यादा थी। वाइडर का लॉरा के करीब जाना मुझे बेचैन कर रहा था। वो मुझे अवॉइड करने लगी थी। लॉरा वाइडर की रिसर्च पार्टनर से ज्यादा ही कुछ थी। एक रात मैं वाइडर के घर गया जो कॉलेज के कैंपस में ही था। वहां मैंने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। एक दिन मुझे लॉरा ने लिखे हुए उसके थेरेपी का मैन्युस्क्रिप्ट मिला जिस पर वाइडर का नाम लिखा हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ लॉरा ने थेरेपी को लेके मुझसे झूठ कहा। वाइडर अच्छा कुक भी था। उसने मुझे सलाह दी कि अगर मुझे लॉरा का दिल जीतना है तो मुझे खाना बनाना आना चाहिए, मगर वो सलाह नहीं, वार्निंग थी कि मैं लॉरा से दूर रहूं क्योंकि मैं कभी उसे खुश नहीं रख सकता। उसने मुझे धमकी दी कि मैं लॉरा को छोड़ दूं और किसी दूसरी लड़की को पकड़ूं। मैं लॉरा से एक्सप्लेनेशन चाहता था। मैं जानना चाहता था उसके दिल में कौन है, मगर वो जा चुकी थी, ना सिर्फ घर से बल्कि मेरे दिल से भी। दूसरे दिन मैं वाइडर के घर गया तो पता चला उसका मर्डर हुआ है और किसी चोर उचक्के ने अपने सर इल्जाम लिया है। मैंने मेरी इस कहानी पे नॉवेल लिखना शुरू किया, मगर लॉरा मेरे दिमाग से जा नहीं पाई। सिवाय कॉलेज के उसके एक फोटो के वो गूगल पे कहीं नहीं थी। बाद में मुझे पता चला वो कॉलेज के डिफेंस डिपार्टमेंट के किसी सुजान से मिलने गई थी। उसका कहना था कि वाइडर ने उसके रिसर्च वर्क को अपने नाम पे क्लेम किया है जिससे वो बौखला गई थी। मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन थेरेपी वॉर में पैनिक हुए सोल्जर को नजर में रख के डेवलप की जाने वाली थी, मगर सुजान ने उसकी कोई भी हेल्प करने से मजबूरी जताई। उस वाकया के बाद लॉरा गायब हुई। 9 साल बाद मैंने उसे देखा। फिन की बुक में आगे कुछ लिखा नहीं होता। अब रॉय जिमी से मिलता है। वो लॉरा के बारे में जानना चाहता है जिसका कोई अता पता नहीं, और शक की सारी सुइयां लॉरा की तरफ ही मुड़ रही है। रॉय ने फैसला किया है कि वो किसी भी हालत में इस लॉरा को ढूंढ के रहेगा
क्योंकि अगर फिन उसके पीछे था तो जरूर इस लॉरा को लेके उसके हाथ कुछ लगा था। अब रॉय को लगने लगता है कि आइजैक इनोसेंट है। रॉय को लॉरा को लेके हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसकी डॉक्टर बताती है कि इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग एक्टिव होने लगा है, ट्रीटमेंट काम कर रही है। दूसरे दिन रॉय फिन की वाइफ डोना से मिलने जाता है। डोना बताती है कि फिन किसी बात को लेके बहुत डिस्टर्ब हुआ था, मगर वो कभी ड्रग्स नहीं ले सकता। वो तो ड्रग्स से नफरत करता था, तो ड्रग्स की वजह से उसका मरना उसकी मौत पे सवाल उठाता है। उसकी मौत का एलिजाबेथ नाम की औरत से जरूर कुछ कनेक्शन है। अब ये नया नाम सुन के रॉय और कंफ्यूज होता है। डोना बताती है कि मैंने भी ये नाम सिर्फ एक ही बार सुना है। मौत के 2 दिन पहले फिन का इस एलिजाबेथ के साथ फोन पे बहुत झगड़ा हुआ। फिन किसी चीज को लेके उसे धमका रहा था। रात को जब वो सोया तो मैंने उसका फोन चेक किया। डोना को लगता है कि इसी एलिजाबेथ ने फिन को मारा है। अब रॉय इस एलिजाबेथ को इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है ये एलिजाबेथ कोई और नहीं बल्कि लॉरा ही है। एलिजाबेथ ने अपने उसी पुरानी थेरेपी में कुछ चेंजेस करके उसे अपने नाम पे पब्लिश किया था। तो अब रॉय एलिजाबेथ के घर जाके उससे मिलता है और इस बात से सरप्राइज होता है कि एलिजाबेथ यानी लॉरा उसे पहले से पहचानती है। लॉरा बताती है जब रॉय कोमा में था तब वो अपने थेरेपी के रिलेटेड उससे मिलने हॉस्पिटल आई थी, मगर वो फिन के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। वो बताती है कि फिन एक भूत की तरह उसका पीछा करता रहता था। रॉय बताता है कि वो इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वाइडर के मर्डर में तुम्हारा कनेक्शन है। रॉय जब उसे बताता है कि फिन की मौत हो चुकी है तो वो सुन के वो शॉक होती है। लॉरा उन पुरानी बातों में फिर उलझना नहीं चाहती। फिर भी रॉय फिन ने लिखी ऑटोबायोग्राफी लॉरा को देता है और उसे एक बार पढ़ने कहता है। अब रॉय वाइडर के केयरटेकर डेविन से मिलने जाता है जो मीट कटिंग का काम करता है। डेविन बताता है वाइडर एक सेलिब्रिटी की तरह था। वो हमेशा लड़कियों में घिरा होता था। वो दिमाग के किसी मेडिकेशन पे काम कर रहा था। इराक वॉर के वक्त मैं मिलिट्री में था। वॉर से लौटने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। वाइडर ने मुझ पे इलाज किया और अपने घर में केयरटेकर की नौकरी दी, मगर उसकी दी हुई मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही थी। उसके साइड इफेक्ट थे तो मैंने उसे लेना बंद किया। वाइडर के कई औरतों के साथ फिजिकल रिलेशंस थे। वो उनके साथ वाले प्ले को रिकॉर्ड किया करता था। उसमें डायना नाम की औरत खास थी जिसे मैं जानता था। मैंने उसकी टेप को प्ले करके भी देखा था। शायद वाइडर इस डायना को एक्सप्लॉइट करता था। उस दिन वाइडर, फिन और लॉरा में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई। फिन बहुत भड़का हुआ था। उसी रात वाइडर का मर्डर हुआ। मर्डर के वक्त मैं वॉरेन नाम के पब में था और ये डायना उसी पब में बारटेंडर थी। वाइडर अपनी पोजीशन का फायदा उठाता था। घर जाने के बाद रॉय इस डायना का बयान पढ़ता है जिसमें उसने कहा था कि मर्डर के वक्त डेविन पब में था। रॉय फिर से नोटिस करता है कि हर रिपोर्ट पे सिर्फ जिमी के सिग्नेचर है, उसके नहीं। रॉय दूसरे केस की फाइल्स निकाल के देखता है तो उसमें उन दोनों के सिग्नेचर होते हैं। तभी लॉरा उससे मिलने आती है जो रॉय पे नजर रख रहा जिमी देखता है। लॉरा रॉय से पूछती है बिना किसी मेमोरी के कैसे केस सॉल्व करोगे? बिना मेमोरी के आदमी बेजान है। लॉरा रॉय से कहती है कि उसने फिन की बुक पढ़ी जो झूठ से भरी हुई है। वो सिर्फ फिन की फैंटेसी है। मेरे और उसके बीच कभी फिजिकल रिलेशंस थे ही नहीं। इंसान जब किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता तो वो उसको लेके फैंटेसी बनाने लगता है। और रही बात वाइडर की, तो मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन थेरेपी ये मेरी आइडिया थी, उसकी नहीं। रॉय उससे कहता है कि मगर उसने उस थेरेपी के पेपर्स अपने नाम से कॉलेज में सबमिट किए थे, क्या इसी वजह से तुमने उसका मर्डर तो नहीं किया? लॉरा उससे कहती है तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है मगर इमेजिनेशन है। रॉय कहता है लोग छोटी सी वजह को लेके मर्डर करते हैं, ये तो बड़ी बात थी। अब जब लॉरा वहां से जाने निकलती है तो वो रॉय से कहती है कि तुम तो ड्रिंक्स के बहुत शौकीन थे, तो ड्रिंक्स के बगैर कैसे रह पाते हो? तुम तो हमेशा वॉरेन पब में पड़े रहते थे। रात को रॉय जब पब की तरफ निकलता है तो डेविन उसे ट्रक से कुचलने की कोशिश करता है। रॉय उस पे फायर करके उसे मार देता है। फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले करता है, मगर जिमी आके उसकी बेल देता है और उससे कहता है कि रोड के सीसीटीवी से पता चला है कि डेविन ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तो सेल्फ डिफेंस में तुम्हें सजा नहीं होगी। जिमी बताता है कि पुलिस को डेविन के ट्रक में फेंटेनाइल मिला है जो फिन को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मतलब डेविन ने फिन को मारा, मगर क्यों? इसमें कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि फिन के हिसाब से वाइडर की मर्डरर लॉरा है। जिमी रॉय से कहता है कि ज्यादा मत सोचो, 1 महीने बाद आइजैक की मौत होगी और केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब रॉय जिमी से पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था या फ्रॉड करप्ट ऑफिसर था? जिमी बताता है तुम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। रॉय उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो इस केस के सभी पेपर पे मेरे सिग्नेचर क्यों नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम और सिग्नेचर है? जिमी उससे कहता है अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ
और तुम मुझे किलर समझ रहे हो। जिमी गुस्सा होके चला जाता है। तो अब रॉय अपनी मेमोरी पे गुस्सा होके ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स चढ़ाते जाता है। दूसरे दिन जब रॉय को होश आता है तो वह बार के बाहर एक सोफे पे बैठा हुआ होता है। वो सीधा वॉरेन पब पहुंचता है। वो पब जहाँ किसी जमाने में वो और जिमी दोनों हर शाम आया करते थे। वहाँ के नए ओनर से उसे पता चलता है कि डायना की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अब रॉय को उसके मेमोरी के कुछ फ्लैशेस आते हैं जिसमें उसे डायना दिखने लगती है। तभी उसे सुजान का फोन आता है। तो रॉय सुजान को मिलने वॉटरफोर्ड कॉलेज जाता है जहाँ कभी वाइडर साइकोलॉजी का प्रोफेसर था। सुजान उसे वाइडर के मेमोरी कंस्ट्रक्शन थेरेपी के रिपोर्ट्स की कॉपी देती है और उससे कहती है कि थेरेपी वाइडर का ही प्रोजेक्ट था। मरने के 2 साल पहले से वो उस पे काम कर रहा था, मगर इस एलिजाबेथ ने उसमें कुछ चेंजेस करके उसे अपने नाम से पब्लिश किया और इसी काम को लेके उसे डॉक्टरेट दी गई। वो चोर है, मगर वाइडर की ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास न होने की वजह से हम एलिजाबेथ पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते। उसे सुजान से पता चलता है कि वाइडर का घर अभी भी उसी 10 साल पुरानी कंडीशन में पड़ा है जो कॉलेज कैंपस में है। तो अब रॉय उस घर जाता है। अंदर जाते ही उसे वो पुराना क्राइम सीन याद आता है। वाइडर को बेसबॉल बैट से हमला करके मार दिया गया था। वाइडर के कलेक्शन में से एक बैट गायब थी। अब रॉय स्टोर रूम में आता है। वहाँ रखे शॉवेल को देख के उसे कुछ याद आता है। वो बैकयार्ड में आता है और एक जगह खोदने लगता है तो अंदर मिट्टी में दफन किया हुआ वो बैट उसे मिलता है जो मर्डर वेपन है। तभी लॉरा वहाँ आती है। वो उससे पूछती है 10 साल पहले तो तुम्हें ये मर्डर वेपन नहीं मिला था, अब कैसे मिला? रॉय उससे पूछता है इसे यहाँ तुमने छुपाया है ना? तभी वहाँ पे जिमी भी आ जाता है। वो गन की नोक पे दोनों को घर के अंदर ले जाता है। वो रॉय पे गुस्सा होता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तो अब रॉय शक करता है कि लॉरा ने मर्डर किया और जिमी ने उससे पैसे लेके आइजैक को केस में फंसाया क्योंकि जिमी को उसकी वाइफ के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। तो लॉरा को वाइडर की थेरेपी रिसर्च अपने नाम पे पब्लिश करनी थी और इन सब में बेचारा आइजैक फंस गया। लॉरा कहती है मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने इतने साल रिसर्च करके बनाई थेरेपी को मक्कार वाइडर ने अपने नाम से कॉलेज में सबमिट किया था। मैं तो बर्बाद हो चुकी थी, तो मैंने नाम चेंज करके और थेरेपी में चेंजेस करके उसे अपने नाम से पब्लिश किया। मगर फिर फिन मुझ पे जासूसी करने लगा। उसने जिमी को फोन करके मेरे बारे में बताया। मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती थी, तो मैंने जिमी को पैसे देके चुप कराने की कोशिश की, मगर फिर जिमी मुझे ब्लैकमेल करने लगा। रिसर्च की ओरिजिनल कॉपी उसके पास थी जो उसने पुलिस के एविडेंस बॉक्स से चोरी की थी। रॉय जिमी से कहता है तो तुमने फिन का मर्डर किया? जिमी रॉय से कहता है मैंने नहीं, डेविन ने फिन को मारा है। लॉरा ने डेविन को भड़काया कि फिन बुक लिख रहा है जिसमें उसने वाइडर का असली मर्डरर डेविन को बताया है। सर फिर डेविन ने फिन को मारा, तुमने इस केस की तहकीकात शुरू की तो लॉरा ने डेविन को तुम्हें मारने की सुपारी दी। यह औरत सबसे बड़ी मैनिपुलेटर है। तभी लॉरा गन निकाल के जिमी को शूट कर देती है तो जिमी भी लॉरा को शूट करके मार देता है। मरता हुआ जिमी रॉय से एक ही बात कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। रॉय पुलिस को अपना बयान देता है तो लॉरा और जिमी को वाइडर के मर्डर में दोषी करार दिया जाता है। आइजैक के डेथ पेनल्टी पे रोक लगाई जाती है। रॉय चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है उसकी मेमोरी वापस आ रही है। मीडिया में रॉय के काम को सराहा जाता है। केस सच्चे मायने में क्लोज हो जाता है। अब रॉय जब अपनी मैरिज की फोटो फ्रेम से कांच के टुकड़े हटाता है तो उसकी वाइफ का चेहरा हमारे सामने आता है। वो कोई और नहीं, डायना है। अब वो पूरी कहानी हमारे सामने आती है। डायना अपने अल्कोहलिक फादर की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ सफर कर चुकी थी। अब उसका हस्बैंड रॉय भी उसी राह पे चलने लगा था, तो इस बात पे कंसल्ट करने वो वाइडर के यहाँ जाया करती थी। एक शाम लॉरा रॉय के पास आई और उसने रॉय से कहा कि वाइडर कंसल्टिंग के नाम पे तुम्हारी वाइफ का शोषण कर रहा है। रॉय ने लॉरा की बातों पे विश्वास नहीं रखा तो लॉरा ने उसे एक वीडियो टेप दी। रॉय ने जब टेप को प्ले किया तो उसके सामने वाइडर की सच्चाई आ गई। उसका खून खोल उठा। डायना से उसे सब सच्चाई का पता चला तो रात को वो वाइडर के घर गया और बेसबॉल बैट से उसका मर्डर कर दिया। तभी वहाँ पे जिमी आ गया। एक दोस्त के नाते जिमी ने मर्डर को कवर किया, बैट को बैकयार्ड में छुपा दिया। रॉय इनोसेंट आइजैक को बचाने निकला था, मगर कानून की नज़र में उसने अपने ही दोस्त को गुनहगार बना दिया जो दरअसल उसे बचा रहा था। किसी ने सच कहा है, इंसान का दिमाग सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है। क्या पश्चाताप में रॉय सुसाइड करेगा? मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।